नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से कक्षा 12 की कृषि जीव विज्ञान की क्लासें शुरू करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम बड़े अध्यायों को छोड़कर छोटे अध्यायों को शुरू करने का काम करेंगे। इसमें सबसे पहले हम अध्याय 11 की बात करें जिसका नाम है टिड्डा। इस अध्याय में हमको टिड्डे के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है, जो कि इस नाम से सभी वाकिफ हैं ठीक प्रकार से, अच्छी प्रकार से। और वैसे भी अभी फ़िलहाल हमारे राजस्थान में टिड्डे का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है एंट्री मारी है इन लोगों ने। तो इसके बारे में ही, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके कार्य क्या हैं, इसका जीवन चक्र क्या है और इसका हमारे कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है, इसकी चर्चा करेंगे। हमारे कक्षा 12 के अंदर कृषि जीव विज्ञान में कुल 14 चैप्टर हैं। कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, इतना सिलेबस है जिसको हम आराम से पढ़ भी सकते हैं, आराम से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। विद्यालय और सभी अध्यापक, सभी स्टाफ आपके साथ है। हाँ जी, शुरू करते हैं टिड्डे के बारे में बात करना। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए टिड्डे का जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है। टिड्डे में दो वैरायटियां, दो जातियां मिल रही हैं। एक तो है हीरोग्लाइफस बेनियान और एक है हीरोग्लाइफस निग्रोरिप्लेटस। ये दो वैरायटियों के आपको नाम याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में वैरायटियों के नाम पूछे था 1 नंबर में, तो हमको ऐसी गलती नहीं करनी कि साहब 1-1 नंबर की चीज़ों को हम छोड़ के चलें। हमको तो ये नाम याद करने ही हैं। पहला नाम हीरोग्लाइफस बेनियान और एक दूसरा हीरोग्लाइफस निग्रोरिप्लेटस। ये दो अलग अलग वैरायटियां हैं टिड्डे की। दोनों के वैज्ञानिक नाम है, जूलॉजिकल नेम, तो इनका थोड़ा दिमाग में ध्यान रखें। अगली बात करें कि साहब इस टिड्डे का स्वभाव क्या होता है। टिड्डा स्वभाव से शाकाहारी होता है, मांसाहारी नहीं, शुद्ध शाकाहारी होता है। शाक, हरे पादपों को, उनकी पत्तियों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करता है। विश्वव्यापी है, विश्वव्यापी है। और उसके अलावा जो गर्म प्रदेश होते हैं वहां पर अधिक मात्रा में जनन करता है, वहीं पर पनपता है। तो ये बात हो गई टिड्डे के स्वभाव की। अच्छा, इसकी बात करें कि साहब इसका हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर में, क्या इसका वास्तव में कृषि में महत्व होता है क्या? आप लोगों के दिमाग में तो आती है सब टिड्डा तो नुकसानदायक है, इसका फायदा क्या होगा। लेकिन नहीं, इस टिड्डे के नुकसान तो हैं, जो तो सर्वव्यापी हैं या सब जानते हैं इनको, लेकिन इसके फायदे भी हैं। वो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, वो फायदे क्या क्या हैं कृषि के क्षेत्र में। अब सबसे पहले हम बात करें कि जो टिड्डा है उसकी बाहरी संरचना में हमको कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं, कौन कौन से भाग हमको पढ़ने होते हैं। तो टिड्डे का जो संपूर्ण शरीर होता है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, सिर, वक्ष और उदर। सिर मतलब खोपड़ी वाला भाग, वक्ष मतलब छाती वाला भाग और उदर मतलब पेट वाला भाग। तो इन तीनों भागों को ही हमको पढ़ना है। एक एक भाग की हम बात करें। सबसे पहले टिड्डे के सिर की बात करें, शीर्ष की बात करें, तो देखिए हमने एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाया है। ऐसा नहीं सा इसको देख के सा एग्जाम में इसी को छापना, नहीं, ये केवल समझने के लिए है ताकि आपको ठीक प्रकार से टिड्डे के हर पोर्शन, हर भाग को समझ में आए आपके। तो हम देखते हैं इसमें, ये हमने जो इतना सा एरिया बनाया है वो टिड्डे का एक सिर बनाया है। इस सिर में आपको कौन कौन सी रचनाएं नजर आती हैं देखिएगा। टिड्डे के शीर्ष भाग में सबसे पहली और सबसे प्रमुख चीज है
श्रृंगिका या एंटीना, जो कि शीर्ष भाग में एक जोड़ी मिलती है। श्रृंगिका या एंटीना क्या काम करते हैं? इनका मुख्य कार्य क्या है? टिड्डा जब गति करता है तो रास्ते का इन श्रृंगिकाओं के द्वारा ही इस टिड्डे को पता चलता है। मतलब रास्ता ढूंढने में सहायक होती है, रास्ते का पता लगाने में सहायक होती है। और क्या काम आती है? टिड्डे की कहीं नाक नहीं होती कि साहब उसको भोजन की गंध आ जाए, तो भोजन या कोई भी खाद्य पदार्थ या किसी भी वस्तु की गंध प्राप्त करनी है तो टिड्डा किससे करेगा? श्रृंगिकाओं से करेगा। टिड्डे में कहीं कान नहीं होते सुनने के लिए, तो फिर टिड्डा कैसे सुनेगा? उसमें सुनने का कार्य कौन संपन्न कराएगा? टिड्डे की श्रृंगिकाएं। श्रृंगिकाओं की बात हो गई। अब श्रृंगिकाओं के बाद अगली बात करेंगे साहब टिड्डे में और क्या है। तो टिड्डे में देखने के लिए एक जोड़ी होते हैं संयुक्त नेत्र। देखो बेटा, एक तो होता है सरल नेत्र, एक होता है संयुक्त नेत्र। हमारे अर्थात मनुष्यों के अंदर जो नेत्र मिलता है वो होता है सरल, लेकिन टिड्डे में जो नेत्र मिलेगा वो कैसा होगा? संयुक्त नेत्र होगा। अर्थात छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने गए छोटे छोटे सरल नेत्र मिलकर के एक झुंड बनाएंगे, एक समूह बनाएंगे, और वो समूह कहलाएगा संयुक्त नेत्र। इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी हमको, बस इतना ध्यान रखना है कि टिड्डे के शीर्ष भाग में एक जोड़ी श्रृंगिकाएं मिल रही हैं, उनके कार्य आपको सुनाए गए। एक जोड़ी मिलेंगे श्रृंगिकाएं, एक जोड़ी मिलेंगे संयुक्त नेत्र, और दोनों संयुक्त नेत्रों के बीच में संख्या में 2 अथवा 3 मिलते हैं उपनेत्र, या जिनको बोलते हैं ओसिली। हालांकि अब तक इनका कोई विशेष कार्य अब तक ज्ञात नहीं हो पाया है, लेकिन चूंकि संरचना में मिलता है इसलिए आपको इनके नाम पता होने चाहिए। दोनों संयुक्त नेत्रों के बीच में संख्या में या तो 2 या फिर 3 ओसिली या उपनेत्र मिलेंगे। एक मिलता है मुख, जो कि नीचे की ओर शीर्ष भाग में या सिर में नीचे की ओर झांकता हुआ एक मुख मिलेगा, अधोमुखी, नीचे की ओर झांकता हुआ। क्या आपका मुख अधोमुखी है? क्या आप हमेशा सीधे चलते हैं, सामने देखते हैं? आपका मुख सामने की ओर है, आपका मुख अधोमुखी नहीं है। जबकि टिड्डा आप लोगों ने देखा होगा, जिसको हम नॉर्मल भाषा में, देशी भाषा में राम जी का घोड़ा बोलते हैं, वही टिड्डा है। और उसके कभी मुख को देखिएगा आप, मुख कभी भी सामने की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर झुकाकर चलता है, इसीलिए उसमें मुख किस प्रकार का हुआ? अधोमुखी। क्या काम करता है मुख? क्या काम करता है? तो टिड्डे का मुख क्या काम करता है कि साहब जब वो हरे पादपों पर बैठता है टिड्डा, तो भोजन को कुतरने के काम आएगा, चूसने के काम आएगा। ये उसका मुख का काम है। मुख के अंदर मिलते हैं मुखांग, जिनको भी पढ़ना है, लेकिन अभी कुछ देर के लिए ठहरिए। मुखांग हम पढ़ेंगे अभी। तो यहां तक की बात हो गई आपके टिड्डे के सिर की। अब टिड्डे का सिर हो गया, तो सिर के बाद अगली बात करें टिड्डे के वक्ष भाग की। सिर के पीछे देखिए हमने 1 2 3, मतलब आप कह सकते हो कि टिड्डे के अंदर जो वक्ष भाग है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है, अग्रवक्ष, मध्य वक्ष और पश्च वक्ष। टिड्डे का वक्ष भाग 3 भागों में बटा हुआ है, अग्रवक्ष, मध्य वक्ष और पश्च वक्ष। इन तीनों भागों में से 2 भाग कौन कौन से? एक तो मध्य वक्ष, एक पश्च वक्ष। इन पर एक एक जोड़ी पंख मिलेंगे, एक एक जोड़ी पंख मिलेंगे। जो पश्च वक्ष पर पंख मिलते हैं वो टिड्डे के उधर वाले भाग को ढके रखते हैं, कवर रखते हैं, जबकि मध्य वक्ष पर मिलने वाले पंख कवर नहीं करते, पतले होते हैं, कठोर होते हैं। और क्या मिलता है टिड्डे में? देखिए अपन ने अग्र वक्ष में कुछ नहीं बनाया, लेकिन मध्य वक्ष में एक जोड़ी और पश्च वक्ष में एक जोड़ी श्वसन छिद्र बनाए हैं। कह सकते हो कि टिड्डे के वक्ष भाग में
दो जोड़ी क्या मिलेंगे आपको, श्वसन छिद्र मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने चित्र में नहीं बनाई वो क्या है कि प्रत्येक वक्ष खंड पर एक एक जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। इसका मतलब टिड्डे में कुल टांगों की संख्या हो गई 3 जोड़ी, प्रत्येक वक्ष खंड में एक एक जोड़ी टांगे। जो पिछला अर्थात पश्चिम वक्ष खंड में जो टांगे होती है वो लंबाई में सबसे ज्यादा लंबी होती हैं और उनका एक मुख्य काम होता है, सोचिएगा मुख्य काम क्या होगा। टिड्डा आपने देखा होगा, टिड्डा कभी भी यूं चलने में विश्वास नहीं रखता, वो हमेशा फुदक फुदक कर चलता है। तो उसको फुदकने में सहायता कौन कर रहा है, वक्ष खंड में मिलने वाले पश्चिम वक्ष पर लगने वाली या मिलने वाली लंबी टांगें उसको फुदकने में सहायता करती हैं। तो ये 3 बातें हो गई। अब बात करें कि साहब उसकी जो टांगे हैं उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो ये हमने एक रफ डायग्राम बना रखा है टिड्डे की टांग का। टिड्डे की टांग ध्यान दें, इसकी जो वक्ष वाले भाग से जो टांग का जो हिस्सा जुड़ा होगा वो होता है कोक्सा। ये फूला हुआ होता है, गोल होता है और ये कोक्सा वाले भाग के द्वारा ही वक्ष वाले भाग से जुड़ी रहती है। कोक्सा के नीचे फिर मिलता है ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर से फिर नीचे की ओर पाया जाता है फीमर और टिबिया। ये फीमर और टिबिया लंबाई में सबसे ज़्यादा होते हैं, मजबूत होते हैं। ये दोनों भाग लंबे भी हैं, मजबूत भी हैं। और इसके बाद सबसे आखिरी में होता है टॉर्सस। सबसे आखिरी में जो पोर्शन होगा टांग का वो होगा टॉर्सस। इस टॉर्सस को भी 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रीटॉर्सस, मीजोटॉर्सस और मेटाटॉर्सस। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि टिड्डे में मिलने वाली टांगों के अंदर कुल आपने 5 पोर्शन पढ़ लिए। सबसे ऊपर की ओर मिलने वाला पोर्शन होता है कोक्सा, जो कि आकार में गोल होगा और टिड्डे की टांगों को वक्ष भाग से जोड़ने का कार्य करेगा। कोक्सा के नीचे मिलेगा ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर के नीचे मिलेगा फीमर, फीमर के बाद फिर नीचे मिलेगा टिबिया। तो फीमर और टिबिया ये दोनों भाग लंबे भी होते हैं और दोनों भाग मजबूत भी होते हैं। टिबिया के नीचे फिर जो नेक्स्ट पोर्शन है 5वां वो होता है टॉर्सस का। आगे चल करके आप टॉर्सस को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हुए, एक तो हुआ प्रीटॉर्सस, एक हो गया मीजोटॉर्सस, एक हो गया मेटाटॉर्सस। तो इस प्रकार से टिड्डे के वक्ष भाग में 3 जोड़ी उपांग या 3 जोड़ी टांगे मिलती हैं जो टिड्डे को चलने में, टिड्डे को फुदकने में सहायता करती हैं। लेकिन ध्यान रखें, वक्ष भाग के प्रत्येक खंड में टांगे तो मिलेंगी लेकिन वक्ष भाग के प्रत्येक खंड में पंख नहीं मिलते। आपसे अगर पूछा जाए कि टिड्डे के वक्ष भाग के उस खंड का नाम बताइए जिसमें पंख नहीं मिलते, वो कौन सा है, अग्रभाग। अग्रवक्ष में ना तो पंख मिलेंगे और ना ही श्वसन छिद्र मिलेंगे। तो कौन कौन से मिलेंगे, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष में ही आपको पंख भी नजर आएंगे और श्वसन छिद्र भी। इसके बाद ये वक्ष भाग होता है आपका कंप्लीट और वक्ष भाग के बाद अगली चीज आती है टिड्डे का उदर। तो टिड्डे के उदर की जब चर्चा कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए टिड्डे का उदर वाला भाग है वो कितने खंडों से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार से टिड्डे का वक्ष वाला भाग मिलकर बना था 3 खंडों से, ठीक वैसे ही टिड्डे का उदर वाला भाग 11 खंडों से मिलकर बना होता है। कितने खंडों से, 11 खंडों से। अब इन 11 खंडों से मिलकर बना हुआ है तो कुछ ना कुछ तो खास बातें होंगी। पहली चीज, टिड्डा एक लिंगी प्राणी होता है। इसका मतलब टिड्डे में नर टिड्डा अलग, मादा टिड्डा अलग होता है। अब अलग है तो उनकी पहचान कैसे हो। नर टिड्डे का उदर भाग थोड़ा छोटा जबकि मादा टिड्डे का उदर भाग थोड़ा लंबा होता है।
हालांकि होने को दोनों ही प्रकार के टिड्डों में उदर खंड में 11 खंड मिलते हैं। अगली बात करें तो देखिएगा, यहां से मैंने चित्र में उदर खंड स्टार्ट किया है, यहां तक टोटल 11 खंड बना रखे हैं। तो शुरुआत के जो 8 खंड हैं, इन 8 खंडों में भी श्वसन छिद्र मिलते हैं, प्रत्येक खंड में एक जोड़ी। तो उदर भाग में श्वसन छिद्रों की संख्या हो गई 8 जोड़ी, वक्ष भाग में श्वसन छिद्रों की संख्या हो गई 2 जोड़ी। तो कह सकते हो टिड्डे के कंप्लीट शरीर में श्वसन छिद्रों की संख्या टोटल कितनी हुई? टोटल हुई 10 जोड़ी। 10 में से 2 जोड़ी श्वसन छिद्र मिलेंगे वक्ष भाग में, शेष 8 जोड़ी श्वसन छिद्र मिलेंगे उदर वाले भाग में। उदर वाले भाग की ऊपरी सतह को हम नाम देते हैं टर्गम, निचली सतह को हम नाम देते हैं स्टर्नम। ध्यान दें इस चीज को, एग्जाम में पूछा जाता है कि टिड्डे की ऊपरी सतह का विशेष नाम टर्गम, टिड्डे के उदर की निचली सतह का या अधर सतह का विशेष नाम स्टर्नम। दोनों सतहों को जोड़ने के लिए एक झिल्ली या एक पट्टी होती है, इस पट्टी को नाम क्या देंगे? प्लूरॉन। ये 3 शब्द हैं टेक्निकल, ध्यान रखें। टिड्डे के पृष्ठ सतह का विशेष नाम टर्गम, टिड्डे की अधर सतह का विशेष नाम स्टर्नम, और दोनों सतहों को जोड़ने वाली पट्टी या झिल्ली को क्या नाम देंगे? प्लूरॉन। उदर के पश्च खंड में एक छिद्र मिलता है जिसके द्वारा टिड्डा मल का त्याग करता है। और सबसे खास बात, अगर मादा टिड्डा है तो उसका उदर का पश्च भाग नुकीला होता है, लेकिन अगर नर टिड्डा है तो उसके उदर का पश्च भाग नुकीला नहीं होता। मादा टिड्डा है, उदर के पश्च भाग, उदर का अंतिम सिरा नुकीला होगा। इस नुकीले पोर्शन को नाम देंगे अंड रोपक। नाम से पता लग रहा है अंड को रोपने वाला, अंडकोश को रोपने वाला। तो आगे जब आप जनन पढ़ेंगे, जीवन चक्र पढ़ेंगे, उस जीवन चक्र के दौरान हमको बताएंगे आपको कि किस प्रकार से मादा टिड्डा अपने अंडकोशों को जमीन के भीतर अंड रोपक की सहायता से रोप करती है, निक्षेपित करती है। तो यहां तक की स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो गई एक टिड्डे की। एक बार वापस टिड्डे की यदि बाहरी संरचना देखी जाए तो टिड्डे में बाहर की एक चीज और बेटा, टिड्डे का जिस प्रकार से आप देखते हैं ना खोल या आवरण, तो टिड्डे में भी चारों ओर पूरे शरीर पर या उदर वक्ष वाले भाग पर एक आवरण मिलता है काइटिन का बना हुआ। टिड्डे के बाहरी खोल किसका बना होगा? काइटिन का बना होगा। अब वापस एक बार समरी करें इसकी कि जो टिड्डा है उसके शरीर को 3 भागों में बांटा है आपने, सिर वाला भाग, वक्ष वाला भाग और उदर वाला भाग। जो सिर वाला भाग है उस पर कौन कौन सी रचनाएं मिल रही हैं? सिर वाले भाग पर ऊपर की ओर एक जोड़ी श्रृंगिकाएं या जिनको बोलते हैं एंटीना पाए जाते हैं। ये श्रृंगिकाएं क्या काम करती हैं? सुनने का काम करती हैं, रास्ते का पता लगाने का काम करती हैं, गंध का काम करती हैं। किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु की गंध यदि प्राप्त करनी है तो श्रृंगिकाओं की सहायता से ही वो प्राप्त करेगा। श्रृंगिकाओं के नीचे एक जोड़ी मिलते हैं संयुक्त नेत्र, जो कि देखने में सहायता करते हैं। दोनों संयुक्त नेत्रों के बीच में संख्या में 2 अथवा 3 मिलते हैं उपनेत्र या ओसिली। इन उपनेत्रों के नीचे यानी कि इस शीर्ष भाग या सिर में नीचे की ओर मिलता है एक मुख, और उस मुख में उपस्थित उपांग क्या काम करेंगे? 2 काम होगा, भोजन को कुतरना और चूसना। सिर के पीछे मिलता है आपको वक्ष वाला भाग, और टिड्डे में वक्ष भाग 3 खंडों में बटा होगा, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष। अग्रवक्ष पर एक जोड़ी टांगे होंगी, मध्यवक्ष पर एक जोड़ी टांगे होंगी, पश्चवक्ष पर एक जोड़ी टांगे होंगी। इस प्रकार टिड्डे में 3 जोड़ी टांगे होंगी।
पिछली टांगें लंबाई में अधिक लंबी होंगी। क्या काम करेंगी? टिड्डे को फुदकने में सहायता करेंगी। अगर आप टांग की संरचना के बारे में बात करें तो टांग की जो संरचना होती है वो 5 भागों से मिलकर बनी होती है। टांग का ऊपरी सिरा जो कि गोल होता है, नाम है इसका कॉक्सा। इस कॉक्सा की सहायता से ही टांग वक्ष भाग से जुड़ी होती है। कॉक्सा के नीचे मिलता है ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर के नीचे मिलता है फीमर, फीमर के नीचे मिलता है टिविया। ध्यान दें, फीमर और टिविया ये दोनों ही भाग मजबूत भी होते हैं, लंबे भी होते हैं। इसके बाद सबसे आखिरी में होता है टॉर्सस वाला भाग, और इस टॉर्सस वाले भाग को भी आप 3 भागों में बांट सकते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से? एक तो है प्रीटॉर्सस, एक है मीजोटॉर्सस, और सबसे आखिरी में है मेटाटॉर्सस। तो यहां तक हो गया है कार्यक्रम इसका। अब बात करते हैं, अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि जो सिर होता है उसमें होते हैं मुख, और मुख के अंदर मिलते हैं मुखांग। अब ये मुखांग कौन कौन से हैं तो थोड़ा उसके बारे में बात करें। टिड्डे के मुख में आमतौर पर 1, 2, 3, 4 और 1 में बीच में होता है 5 प्रकार के मुखांग मिलते हैं। वो मुखांग कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं? सबसे ऊपर की ओर मिलता है ऊपरी ओष्ठ, जिसको बोलते हैं लैब्रम। ये इंग्लिश वर्ड याद रखें, लैब्रम। ऊपरी ओष्ठ को बोलते हैं लैब्रम। ये छज्जे जैसा होगा, अंदर से खोखला होगा और मुख को ऊपर से बंद करने में सहायता करेगा। मुख को ऊपर से बंद करने में सहायता करेगा, इसलिए इसको ऊपरी ओष्ठ भी कहते हैं, इसको लैब्रम भी कहते हैं। इस ऊपरी ओष्ठ या लैब्रम के बाद इसके नीचे, ध्यान दें मैंने तो केवल एक बनाया है, लेकिन एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा। ऊपरी ओष्ठ या लैब्रम की संख्या तो केवल एक ही है। इस लैब्रम के नीचे दोनों ओर एक एक, मतलब एक जोड़ी क्या मिलते हैं? चिबुकास्थियां। ये चिबुकास्थि की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो दिमाग में एक त्रिकोण जैसी रचना बनती है, तो इसका मतलब चिबुकास्थि होती है त्रिकोणाकार। इसका जो भीतरी सिरा होता है वो जिस प्रकार से आप आरी की बात करते हैं, उसमें छोटे छोटे दांते निकले होते हैं, ठीक वैसे ही इसमें भी भीतरी किनारे कैसे होते हैं? आरीदार या नुकीले। ये क्या काम करेगा? जो भी भोजन को टिड्डी अपने मुख से पकड़ती है, उस भोजन को चीरने का, उस भोजन को काटने का कार्य करते हैं चिबुकास्थि। चिबुकास्थि के पीछे की ओर देखें तो वापस ध्यान दें, मैंने यहाँ पर फिर एक ही बनाया है, लेकिन वास्तव में एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, मतलब संख्या में 2 क्या मिलेंगे आपको? मैग्जिला। मैग्जिला संख्या में 2 मिलेंगे, चिबुकास्थि से नीचे मिलेंगे। और इसमें देखिएगा इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है कि जब टिड्डा किसी भोजन को मुख में ग्रहण करता है तो ये मैग्जिला के द्वारा उस भोजन को जकड़ लेता है, और जब भोजन को ये मैग्जिला जकड़ लेता है उसी समय चिबुकास्थियां उस भोजन को काटने का, कुतरने का कार्य करती है। अंत की बात करें तो साहब मुखांगों में सबसे पीछे की ओर मिलता है निचला ओष्ठ, या जिसको बोलते हैं लेवियम। नाम में अंतर है। ऊपरी ओष्ठ मतलब लैब्रम, निचला ओष्ठ मतलब लेवियम। थोड़ा ध्यान रखें, ऊपरी ओष्ठ का नाम एक छोटा, निचला ओष्ठ है उसका नाम थोड़ा बड़ा। ऊपरी ओष्ठ का नाम लैब्रम, निचले ओष्ठ का नाम लेवियम। और ये भी क्या काम करेगा? मुख को बंद करने में सहायता करेगा। अब आप कहोगे सर 5वीं चीज क्या है? 5वीं चीज जो कि पूरे जो मुखांग चारों ओर गोलाई में इस प्रकार से व्यवस्थित है, तो बीच में एक नलिकाकार हिस्सा और मिलता है, इसको बोलते हैं अधोग्रसनी। इसको बोलते हैं अधोग्रसनी या हाइपोफेरिंक्स। ये क्या काम करती है? जिस प्रकार से हमारे मुख के अंदर जीभ होती है। अब जीभ क्या काम करेगी? जब भोजन मुख में होता है तो उसमें लार मिलाती है, भोजन को हिलाती है।
ठीक ऐसे ही जो भी भोजन इस टिड्डे ने ग्रहण किया है, ये अधोग्रसनी उस भोजन को जो है इधर उधर हिलाती है और इस अधोग्रसनी के चारों ओर मिलती हैं लार ग्रंथियाँ, जिसमें से लार निकलती है, भोजन में मिक्स होती है। तो बच्चों यहाँ तक ये जो पोर्शन था वो था मुखांगों का कि किस प्रकार से मुख के अंदर मिलने वाले जो मुखांग हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं। टिड्डे के मुख में ये 5 प्रकार के मुखांग मिलेंगे। मुखांग कौन कौन से? सबसे ऊपर की ओर मिलता है ऊपरी ओष्ठ या लैब्रम, ये खोखला होता है। छज्जा जिस प्रकार से आपके मकानों के बाहर लगा होता है छज्जा, उस छज्जे के आकार का होगा और जब भोजन को मुख में ले लिया है उसके बाद ये मुख को बंद करने का कार्य करेगा। दूसरी बात, इस ऊपरी ओष्ठ के नीचे की ओर देखें तो एक जोड़ी, ये ऊपरी ओष्ठ तो केवल एक होता है, इसके नीचे एक जोड़ी मिलती है चिबुकास्थियाँ। चिबुकास्थी का शेप की बात करें, आकार की बात करें तो इसका शेप होता है त्रिकोणाकार और इसके जो भीतरी किनारे हैं वो आरी के समान दांतेदार होंगे, जिससे कि भोजन को काटा जा सके, चीरा जा सके। चिबुकास्थी के बाद में फिर इसके नीचे वही एक जोड़ी मिलती है मैग्जिला। मैग्जिला का मुख्य कार्य क्या है? जिस समय भोजन को पकड़ा गया है या ग्रहण किया गया है उस भोजन को जकड़ने का काम करेगी। मैग्जिला जब भोजन को जकड़ती है ठीक उसी समय चिबुकास्थियाँ उस भोजन को काटने का काम करती हैं। सबसे आखिरी में नीचे की ओर मिलता है निचला ओष्ठ या जिसको बोलते हैं लैवियम। ये लैवियम या निचला ओष्ठ भी मुख को बंद करने में सहायता करता है। सारे मुखांगों के बीच में मिलता है आपको हाइपोफेरिंक्स। ये हाइपोफेरिंक्स क्या काम करेगा? भोजन को इधर उधर हिलाने में सहायता करेगा और भोजन के अंदर लार मिक्स करने में सहायता करेगा। तो यहाँ तक तो हो गई इसकी ये बाहरी संरचना। मेरे हिसाब से इस बाहरी संरचना में किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। इसके बाद फिर अगली बात करें जीवन चक्र, टिड्डे का जीवन चक्र। तो ये शब्द हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। जीवन चक्र का मतलब क्या है? जब कोई भी जीव जन्म ले, अपने जन्म के बाद सारी अवस्थाओं से गुजरकर प्रौढ़ावस्था में आए और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाए, तो ये जो सारा सिस्टम चल रहा है वही क्या कहलाएगा? उसका जीवन चक्र कहलाएगा। हम बात करें भैया टिड्डे के जीवन चक्र की, तो टिड्डे का जीवन चक्र में क्या क्या या कौन कौन सी अवस्थाएं मिलती हैं, तो थोड़ा देखिएगा। टिड्डे के जीवन चक्र में सबसे पहले जो अवस्था आएगी वो होगी अंडा। अंडे के बाद अगली अवस्था आएगी शिशु। उसके बाद शिशु हो जाएगा, वयस्क बोल लो या प्रौढ़ बोल लीजिए उसको, और अंत में वो मर जाएगा। तो इसका मतलब इस टिड्डे के जीवन चक्र में आप लोगों को 3 अलग अलग स्टेज पढ़नी है। सबसे पहली स्टेज अंडा, उसके बाद शिशु और सबसे अंत में प्रौढ़ या वयस्क। तो आप लोगों ने यहां पर देखा कि हमने कहीं पर भी लार्वा शब्द का प्रयोग नहीं किया। हमने कहीं पर भी प्यूपा शब्द का प्रयोग नहीं किया, जबकि हम अन्य कुछ जीवों के जीवन चक्र पढ़ते हैं तो वहां पर उनके स्टेप्स में कहीं ना कहीं लार्वा शब्द आता है, कहीं ना कहीं प्यूपा शब्द आता है। तो
इसका मतलब इसका जो जीवन चक्र है क्या पूर्ण है या अपूर्ण? कहीं से यदि लार्वा और प्यूपा नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब इस टिड्डे का जो जीवन चक्र है वो कैसा है? अपूर्ण है। अपूर्ण जीवन चक्र है इसका। क्यों? क्योंकि इसके जीवन चक्र में लार्वा और प्यूपा अवस्थाएं नहीं पाई जाती। तो अब अपन एक एक अवस्था की बात करें या इसके जीवन चक्र की कुल अवधि की बात करें तो पहली चीज, टिड्डा एक लिंगी प्राणी होता है, अर्थात टिड्डे के अंदर नर टिड्डा अलग मिलेगा, मादा टिड्डा अलग मिलेगा। इनमें लैंगिक जनन होगा और उस जनन के द्वारा नई संतानें पैदा होंगी। तो इसका मतलब एक टिड्डा या टिड्डे का संपूर्ण जो जीवन चक्र है वो कितने समय में पूरा हो जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष। टिड्डे का जीवन चक्र कितना होता है? 1 वर्ष। इस 1 वर्ष में वो अंडे भी दे लेगा, शिशु भी उत्पन्न हो जाएंगे, उससे प्रौढ़ भी हो जाएगा और मर भी जाएंगे। तो टिड्डे का जीवन चक्र हुआ 1 वर्ष का। अब इसके जीवन चक्र की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंडों। थोड़ा गौर करें, अंडा कब देगा? पहली बात, सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य में नर टिड्डा और मादा टिड्डा आपस में मैथुन क्रिया करेंगे। ये फिक्स है क्योंकि जो बारिश का समय होता है वही 15 सितंबर 15 अक्टूबर बीच का जो बारिश जाने वाली है, सर्दियां आने वाली है। तो ऐसे मौसम में नर टिड्डा और मादा टिड्डा मैथुन की क्रिया करेंगे और मैथुन की क्रिया करने के बाद कुछ दिनों बाद जो नर टिड्डा होता है वो तो मर जाता है, शेष बचती है मादा टिड्डा। अब उस मादा टिड्डा को अंडे देने, अंडे देगी वो। अंडे देने के लिए ध्यान दें, वो खाली जगह पर मिट्टी पर जाकर के, और जो अपन ने अभी स्ट्रक्चर देखी थी कि साहब ये तो है टिड्डे का शीर्ष भाग, ये है इसका वक्ष भाग और ये है इसका उदर भाग मादा टिड्डे का। तो जो उदर भाग का जो लास्ट वाला सिरा था अंडरोपक, ये अंडरोपक तो होता है इस जमीन की सतह पर, और जो अपनी अगली टांगे हैं उन अगली टांगों की सहायता से ये अपने सिर को ऊपर की ओर उठा करके और फिर यूं इस प्रकार से गोल गोल घूमती है। गोल गोल घूमने से क्या होगा, जो पिछला हिस्सा है अंडरोपक वाला वो जमीन पर टिक करके और चारों ओर घूमेगा, उससे जमीन के अंदर एक गहरा गड्ढा हो जाएगा। और उसके बाद अब ये टिड्डे के जो छिद्र है जनन छिद्र, उस जनन छिद्र के द्वारा मादा टिड्डा अंडकोष्ठ को इस गड्ढे में डाल देगा। एक अंडकोष्ठ में कुल अंडों की संख्या होती है 40। एक अंडकोष्ठ जो त्यागा जाएगा उसमें कुल अंडों की संख्या होती है 40। तो जब ये मादा टिड्डा जमीन में गड्ढा खोदकर, ध्यान देने की बात यह है जमीन में गड्ढा किसके द्वारा खोदा जाएगा, तो जमीन में गड्ढा खोदा जाएगा अंडरोपक की सहायता से। और जब अंडरोपक की सहायता से गड्ढा खोद दिया उसके बाद फिर ये मादा टिड्डे में लगभग इस जगह पर होगा जनन छिद्र। उस जनन छिद्र के द्वारा इसके भीतर की ओर एक थैलीनुमा रचना होती है, इसको बोलते हैं अंडकोष्ठ। वो संपूर्ण अंडकोष्ठ को ही इस गड्ढे में त्याग दिया जाएगा। इस अंडकोष्ठ में क्या है, इस अंडकोष्ठ में है निषेचित अंडे। ध्यान देना, क्योंकि इन अंडों से ही आगे चलकर शिशु बनेंगे, इसीलिए अनिषेचित अंडे नहीं। मैंने आपको पहले कहा था 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में नर और मादा टिड्डे के मध्य मैथुन क्रिया हो चुकी है। तो मैथुन क्रिया हो चुकी, इसका मतलब नर ने अपने नरयुग्मकों को मादा प्राणी के अंदर त्याग दिया है। इसका मतलब कि अब निषेचन हो चुका है। तो निषेचन के बाद जो अंडे बने हैं
वो होंगे निषेचित अंडे। और ये निषेचित अंडे किसके अंदर पैक रहेंगे? एक अंडकोष्ठ के अंदर। प्रत्येक अंडकोष्ठ में कम से कम अंडों की संख्या होगी 40। तो ये अंडकोष्ठ जब त्याग दिया गया है, उसके बाद जनन छिद्र के द्वारा ही एक झागदार तरल चिपचिपा सा पदार्थ त्यागा जाएगा। कहाँ त्यागा जाएगा? इस गड्ढे की ऊपरी सतह पर। तो जब इस गड्ढे की ऊपरी सतह पर ये झागदार पदार्थ त्याग दिया जाएगा, तो ये पदार्थ इस गड्ढे के जो मुख है उसको बिल्कुल सील पैक कर देगा और कुछ समय बाद ये सूख जाएगा। लगभग आप कह सकते हो कि अब ये जो झागदार पदार्थ था सूख गया है और सूख करके एक सीमेंट की तरह कार्य कर जाते हैं। तो बिल्कुल ये जमीन में सुरक्षित रख दिए गए हैं अंडकोश। आपने देखा अब तक कि यहाँ पर जो टिड्डा है वो अन्य सभी प्राणियों से ज़्यादा सुरक्षित तरीके से अंडों को त्याग रहा है। इसीलिए कहते हैं कि साहब जो टिड्डे हैं शुरुआती तौर पर जो उनके अंडे हैं उनको नष्ट नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि अंडे दिखाई देंगे ही नहीं, वो जमीन के अंदर दिए जा रहे हैं और उनको भी ऊपर से पैक किया जा रहा है। इसीलिए पता कब लगता है? जब उन अंडों का अंडे फूटते हैं, उनसे शिशु निकलते हैं। तो यहाँ पर ये आपका अंडे वाली जो स्टेज थी वो कंप्लीट होती है। अंडे वाली स्टेज के बाद फिर दूसरी स्टेज आती है आपकी शिशु। अब ध्यान दें, ये जो अंडे दे लिए, अंडे देने के बाद पूरी की पूरी जो है शीत ऋतु है, उस शीत ऋतु में अंडे यहीं पर रहेंगे। शीत के बाद फिर ग्रीष्म ऋतु आएगी, उस ग्रीष्म ऋतु में भी अंडे यहीं पर सुरक्षित रहेंगे। और फिर वापस जब बारिश ऋतु आएगी उस समय क्या होगा? ये यहाँ पर जो अंडकोश था वो फूटेगा और इनमें से जो अंडे हैं उन अंडों से फूटने से बच्चे बाहर निकलेंगे। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये जो शिशु बाहर निकलते हैं वो इस समय जिस समय शिशु बाहर निकल रहे हैं उनमें पंख नहीं होते। जबकि आप लोगों ने वयस्क में पढ़े थे 2 जोड़ी पंख होते हैं, लेकिन अंडों के फूटने पर निकलने वाले शिशु में एक भी पंख नहीं होता। तो आप कह सकते हो कि अंडों के फूटने पर जो शिशु उत्पन्न हो रहा है वो शिशु कैसा है? पंख विहीन, जिसमें पंख नहीं है। अब जब शिशु बाहर निकल चुके हैं, जमीन पर पहुंच चुके हैं, तो ये भोजन की तलाश में इधर से उधर फुदकते फिरते हैं। जैसे ही इनको भोजन मिल जाता है, भोजन को ये ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करने के बाद शिशु का आकार बढ़ जाता है। अब जो आकार बढ़ेगा, तो आप लोगों ने भी पढ़ा था कि जो टिड्डा होता है इसके चारों ओर खोल होता है काइटिन का। जब शिशु का आकार या आयतन एक निश्चित आयतन से ज्यादा हो रहा है भोजन करने के कारण, तो शिशु के चारों ओर जो खोल मिल रहा है काइटिन का वो फट जाएगा और शिशु के चारों ओर मिलने वाले खोल के फटने की क्रिया विशेष है, उसको बोलते हैं निर्मोचन। ध्यान दें, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम में निर्मोचन शब्द के बारे में चर्चा की जा सकती है। तो निर्मोचन किसे कहेंगे? टिड्डे के अंडों के प्रस्फुटन से निकलने वाले शिशु पंखविहीन होते हैं। जब ये शिशु फुदक कर गति करते हुए अपने भोजन को ग्रहण करते हैं तो इनके शरीर का आयतन एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है और उस आयतन के अधिक होने के कारण ही उनके शरीर के बाहर मिलने वाले जो काइटिन का खोल होता है वह खोल फट जाता है या वह खोल त्याग दिया जाता है और इस क्रिया को बोलते हैं निर्मोचन। तो भैया इन शिशुओं द्वारा निर्मोचन की क्रिया कुल कितनी बार होती है? तो कुल मेरे भाई 5 से लेकर के 6 बार निर्मोचन की क्रिया होती है। भाई अंडों से शिशु बन गया और शिशु से आगे वयस्क बनना है, तो शिशु से और वयस्क बनने तक काइटिन के खोल को कितनी बार त्यागा जाएगा?
5 से 6 बार, और इस क्रिया को क्या कहा जाएगा? निर्मोचन। अब प्रश्न ये है कि जब निर्मोचन 5 से 6 बार हो रहा है तो फिर इसमें पंख कब आएंगे? तो ध्यान दें, ये भी विशेष बात है, जब इन शिशुओं में दूसरी बार निर्मोचन होगा। पहली बार निर्मोचन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, जब सेकंड बार निर्मोचन होगा तो उस निर्मोचन के बाद इसमें किसका विकास हो जाएगा? पंखों का। ये प्रश्न भी 1 नंबर के सवाल में आने लायक है कि टिड्डे में उनके शिशुओं में किस निर्मोचन के बाद पंखों का विकास होता है? तो दूसरे निर्मोचन के बाद शिशुओं में पंखों का विकास होता है। तो इस प्रकार से 5 से 6 बार निर्मोचन होगा और उसके बाद फिर जो एक शिशु है वो पूर्ण रूप से वयस्क में बदल जाएगा। इसमें भी 2 बातें हैं, एक तो नर बनेगा वयस्क और एक मादा वयस्क बनेगी। यदि आप नर की बात करें, ऐसा शिशु जो नर वयस्क में परिवर्तित हो रहा है उसको परिवर्तित होने में समय लगेगा 70 दिन। ऐसा शिशु जो मादा वयस्क में परिवर्तित हो रहा है उसको परिवर्तित होने में समय लगेगा 80 दिन। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि शिशु से नर बनने में समय लग रहा है कम और शिशु से मादा बनने में समय लग रहा है ज्यादा। शिशु है, शिशु से नर बनेगा 70 दिनों में और शिशु से मादा बनेगी 80 दिनों में। तो इस प्रकार से ये आपका शिशु का फंडा क्लियर होता है। एक बार वापस देखें इसको। जो अंडे त्यागे गए थे, इन अंडों से शिशु बनेंगे, शिशु बाहर निकलेंगे। ये जो शिशु बन रहे हैं वो शिशु कैसे होंगे? पंख विहीन होंगे। भोजन मिलेगा, भोजन करने के बाद इनमें निर्मोचन की घटना होगी और निर्मोचन की घटना के बाद लगभग जो है 5 या 6 बार निर्मोचन होंगे, वयस्क बन जाएगा। नर वयस्क बनने में 70 दिन लगेंगे, मादा वयस्क बनने में 80 दिन लगेंगे और फिर आगे की कार्यक्रम। तो और इसके बाद फिर वयस्क हो ही जाएगा। आगे इस अध्याय में थोड़ा पोर्शन और बच रहा है, वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक का बेटा आपका लेसन नंबर 11 जो टिड्डा वाला पार्ट था, मैंने अपने प्रयास से जितना हो सकता था उतना आपको अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट दिया है। आप भी इसका रिवीजन करें घर पर, जो नोट्स बनाए शॉर्ट वाले, और फिर भी कोई समस्या आती है तो ये मेरे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, संपर्क कर लें एक बार। धन्यवाद।